नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण में हम पढ़ेंगे सबसे पहले संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन भी कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा है किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, पाकिस्तान, दूध, चाय, सुरेश, वाराणसी। अब संज्ञा के भेद मतलब संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 द्रव्यवाचक संज्ञा, नंबर 4 भाववाचक संज्ञा और नंबर 5 समूहवाचक संज्ञा। इसका मतलब है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ये जो पांचों हमने अभी बताया है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब इसके बारे में हम हर एक भेद के बारे में कुछ विस्तार से जानेंगे। तो इसके लिए आगे चलते हैं। सबसे पहला कौन सी संज्ञा थी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या मतलब है? एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महेंद्र, गंगा, यमुना, पटना, गीता, दिल्ली, नेपाल, ये एक व्यक्ति का बोध कराते हैं, इसलिए इसे एक व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्योंकि देखो, यहाँ महेंद्र किसी का नाम है, इसलिए वह यह व्यक्ति है। गंगा नाम है किसी का, इसलिए ये भी व्यक्ति है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का क्या अर्थ है? व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की जाति का बोध कराने वाले शब्द जातवाचक कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अभी हमने व्यक्तिवाचक पढ़ा था जो सिर्फ व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, लेकिन अब हम यहाँ जातिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे जिसमें उस व्यक्ति और वस्तु की जाति का जो बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य। अब मनुष्य एक जाति हो गया ना, क्योंकि यहाँ इसमें नाम, अब यहाँ महेंद्र था तो एक व्यक्ति था, यहाँ पे अब वो महेंद्र मनुष्य के रूप में आ गया तो ये एक जातिवाचक है। मनुष्य में जैसे लड़का भी आ सकते हैं, लड़की आ सकती है, आदमी, औरत, ये सभी मनुष्य में आ सकते हैं। दूसरा उदाहरण है इसका पशु पक्षी का। जैसे पशु पक्षी जो होता है वो जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। पशु पक्षी में घोड़ा, हाथी, गाय, कुत्ता, कोयल, कबूतर। अब ये जो कुत्ता, कोयल, कबूतर है, ये कोयल सिर्फ एक, अगर ये यहाँ पे होता तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, लेकिन ये पशु पक्षी दे दिया गया है तो पशु पक्षी में ये सब आ जाते हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। नंबर 3 है वस्तु। अब वस्तु में बहुत सारी वस्तुएं आ जाती हैं, जैसे घर, घड़ी, किताब, कलम, ये सब सारी वस्तुओं में आ जाती है। जब वस्तु लिखेंगे तो जातिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन जब इसमें किताब, कलम सिर्फ एक चीज़ का बोध होगा तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन यहाँ वस्तु है तो वस्तु में ये सारी चीज़ें आ गई हैं इसमें, इसलिए ये वस्तुवाचक संज्ञा है। ये वस्तु है, जातिवाचक संज्ञा है, सॉरी। अब तीसरा है पद या व्यवसाय। पद या व्यवसाय में क्या आते हैं? शिक्षक, विद्यार्थी, जुलाहा, मंत्री, ये जो सारी चीज़ें हैं वो पद या व्यवसाय में आ जाते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब यहाँ है प्राकृतिक तत्व। प्राकृतिक तत्व में क्या आते हैं? वर्षा, बिजली, ज्वालामुखी, तूफान, ये जो सारी चीज़ें हैं वो अगर हम लिख दिए कि जैसे कि प्राकृतिक तत्व, तो ये जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। अब नंबर 3 है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा का क्या मतलब है? द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम नाप या तौल सकते हैं किंतु गिन नहीं सकते। मतलब उसको नापा जा सकता है, तौला जा सकता है, लेकिन उसको गिना नहीं जा सकता। अगर गिना जाता तो वो संख्या में आ जाता। इसलिए ये
द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम नाप या तौल सकते हैं किंतु गिन नहीं सकते। द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि द्रव्यवाचक संज्ञा को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। अब द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण क्या है? धातुओं व खनिजों के नाम। अगर धातुओं व खनिजों के नाम जैसे लोहा, सोना, चांदी ये आए तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। दूसरा, खाने पीने की वस्तुओं के नाम जैसे दूध, पानी, तेल ये सब भी आए तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। नंबर 4 है भाववाचक संज्ञा। वस्तु या व्यक्ति के गुणों का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। वस्तु या व्यक्ति के गुणों का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जिससे जैसे प्रेम, शत्रुता, मिठास, खटास, चिंता, मनुष्यता, ये सब भाववाचक संज्ञा है जहाँ से हमें भाव उत्पन्न होता है, उनके गुण दशा के बारे में बताता हो जो वो भाववाचक संज्ञा होता है। समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह का मतलब क्या होता है? जहाँ इकट्ठा समूह हो, जहाँ कहीं इकट्ठा जैसे भीड़ इकट्ठी हो जाए तो उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह समूहवाचक संज्ञा है। व्यक्तियों के समूह में क्या आता है? समूह आ गया, गिरोह आ गया, दल आ गया, शिष्टमंडल आ गया, कि मतलब जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा मिलके कोई चीज़ कर रहे हो वो समूहवाचक संज्ञा होती है। दूसरा है वस्तुओं का समूह। अब वस्तुओं का समूह, अब ये व्यक्तियों का समूह में ये सब आ गया, अब ये वस्तुओं के समूह में क्या आता है? गुच्छा आता है, ढेर आता है, ये सब क्या कहते हैं? वस्तुओं के समूह में आ जाता है, तो इसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये जो हम संज्ञा पढ़े हैं और संज्ञा के 5 प्रकार पढ़े हैं, अब उस पे आधारित क्वेश्चन कैसे बनते हैं, पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिया है, इसको देखिए। अब क्वेश्चन देखते हैं संज्ञा पे आधारित। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? एक क्वेश्चन पे ध्यान दिया करिए कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछते जाते हैं कि नहीं है। रामायण, पटना, औरत, गंगा। तो निम्नलिखित में से जो औरत है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। बाकी रामायण एक ग्रंथ का बोध कराता है, पटना एक शहर का नाम है, गंगा एक नदी का नाम है, सिर्फ नाम है, तो इसलिए यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? अभी पूछा गया था नहीं है, अब है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन ए है शिक्षक, ऑप्शन बी है विद्यार्थी, ऑप्शन सी मंत्री, ऑप्शन डी महेंद्र। तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है इसमें महेंद्र है, और इसमें ऑप्शन सी सही था, औरत जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, और क्वेश्चन 2 में ऑप्शन डी सही है जो महेंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए ध्यान से देखिए कि आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो ये किसका बोध करता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसके बारे में कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध करता है? क्योंकि जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी आदि। अब राम, गांधी जी कहने से एक व्यक्ति का बोध होता है, गंगा कहने से एक नदी का बोध होता है, और काशी कहने से एक शहर का बोध होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा बताइए। अभी हमने भाववाचक संज्ञा पढ़ी थी, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा बताइए।
ए प्रेम, बी मिठास, सी शत्रुता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि प्रेम भी भाववाचक संज्ञा है, मिठास भी भाववाचक संज्ञा है और शत्रुता भी भाववाचक संज्ञा है। अब क्वेश्चन नंबर 5, सुंदरता, अपनापन, मित्रता में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। तो सुंदरता, अपनापन, मित्रता में ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा है। अब यहाँ हम पढ़ते हैं जातिवाचक और भाववाचक। अब जातिवाचक में अगर बूढ़ा है तो उसको भाववाचक में कैसे बनाएंगे? बुढ़ापा हो जाएगा। और जातिवाचक में लड़का है तो भाववाचक में ये बदलकर लड़कपन हो जाएगा। जातिवाचक में मित्र है तो भाववाचक में मित्रता बन जाता है ये। जातिवाचक में हम पंडित बोलते हैं तो भाववाचक में ये पंडिताई हो जाता है। जातिवाचक में राष्ट्र है तो भाववाचक में इसको हम राष्ट्रीयता पढ़ते हैं। तो अब आपको समझ में आया जातिवाचक और भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। ए भीड़, बी मीठा, सी दूध, डी पर्वत। अब समूहवाचक संज्ञा के बारे में पता करना है तो आपको पता ही होगा कि इसमें ऑप्शन ए सही है, भीड़। जहाँ एक से ज़्यादा लोग कई इकट्ठे हों, आपस में बातें कर रहे हों, भीड़ इकट्ठी हो, तो वो समूहवाचक संज्ञा, समूह का बोध कराता है। क्वेश्चन नंबर 7, सोना चांदी में कौन सी संज्ञा है? अभी हमने पढ़ा था सोना चांदी, इसमें कौन सी संज्ञा है बताइए? ऑप्शन ए समूहवाचक, ऑप्शन बी द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें आपका क्वेश्चन का ऑप्शन सही होता है ऑप्शन बी, यहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि सोना चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 8, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए संश्लिष्ट, ऑप्शन बी विश्लिष्ट, ऑप्शन सी श्लिष्ट, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी सही होता है, विश्लिष्ट। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि हिंदी में कितनी विभक्ति होती हैं? 2 विभक्तियां होती हैं। नंबर 1 संश्लिष्ट, नंबर 2 विश्लिष्ट। संज्ञा के साथ आने वाली जो विभक्ति होती है उसको विश्लिष्ट कहते हैं, जैसे राम ने। जबकि सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्तियां संश्लिष्ट या मिली होती हैं, जैसे उसका, तुमको। तो हम सीधे कह सकते हैं संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां विश्लिष्ट होती हैं और सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्तियां संश्लिष्ट होती हैं। ये सर्वनाम के साथ आती हैं संश्लिष्ट। अब क्वेश्चन नंबर 9, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? अब इसका ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होता है सही, जातिवाचक संज्ञा। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए।